नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 की पुस्तक जो कि सामाजिक विज्ञान की है, उसके हिस्ट्री के नेक्स्ट महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। 22वां चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन। तो मित्रों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर था। उसमें से एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो आपको यह बताना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत हमेशा आजादी का हिमायती रहा है। अच्छा मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं इनको लगातार आप सीरीज में देखिएगा, क्योंकि एक के बाद एक चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीच में से जो आपका मन हुआ आपने डायरेक्ट वही चैप्टर, आप जैसे मान लीजिए 2 दिन आपने कोई वीडियो ओपन नहीं किया, तीसरे दिन आपने डायरेक्ट तीसरा वीडियो अपलोड किया जो उसी दिन अपलोड किया, अब बीच वाले 2 आपने मिस कर दिए, फिर आपने ये सोचा कि ये बाद में देख लेंगे। ऐसा नहीं करें। अगर आप मान लीजिए बीच में नहीं भी देख पाते हैं तो उसके बाद भी अगर देखें तो जहां से आपने देखना बंद किए वहां से ही स्टार्ट करें। ये सभी कंटिन्यू सीरीज में चले आ रहे हैं। ये 8वीं क्लास की ये पुस्तक है, आपने देखा इसमें कैसे चैप्टर लगातार सीरीज में बने हुए हैं सारे। तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें। भारत हमेशा आजादी का हिमायती रहा है। यही कारण है कि भारत ने दुनिया में अपनी संस्कृति का तो विस्तार किया किंतु राजनीतिक उपनिवेश स्थापित नहीं किए। मित्रों, भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है। इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि हिंदुस्तान ने किसी दूसरे देश को उपनिवेश बनाया हो, उसको लूटा हो, उस पर जाकर के आक्रमण किया हो। ऐसा कभी कोई उल्लेख नहीं मिलता। कुछ विदेशी लोग यहाँ की धन संपत्ति को लूटने के लिए हिंदुस्तान आए तो कुछ लोग व्यापारी बनकर व्यापार करने आए। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर राज्य स्थापित करने की कोशिश की। किंतु ये किसकी बात कर रहा है? ये अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। किंतु जैसे ही यहाँ के लोगों को लगा कि हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है तो तुरंत उनके खिलाफ संघर्ष प्रारंभ हो गया। यह संघर्ष अनवरत चलता रहा। इस तरह इस देश में विदेशियों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही थी। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसी ही प्रक्रिया थी जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को यह आभास हुआ कि अंग्रेजी शासन और भारतवासियों के बीच एक मूलभूत विरोधाभास है, जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तान और उसके निवासियों को केवल नुकसान ही होता था। उस विरोधाभास का निराकरण तभी संभव था जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं और यहाँ का शासन यहीं के लोगों के हाथ में हो। भारत में अंग्रेज जब से आए तभी से हिंदुस्तान के लोगों ने उन पर अलग अलग तरीके से विरोध किया। यह जरूर था कि कभी लोग अंग्रेजों का विरोध करते तो कभी उनके साथ मिलकर काम करते। तो मित्रों, ये कुछ चीजें आप समझ गए। थोड़ा सा मैं आपको फिर से 2 मिनट बता देता हूं। देखिए, अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे व्यापार करने के लिए। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आए थे व्यापार करने के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी भारत को अपने अधीन कर लिया। 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर युद्ध, इसके बाद में बंगाल को पूरी तरह अपने अधीनस्थ किया, बंगाल पर अधिकार करके, और धीरे धीरे इन्होंने संपूर्ण हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया। अब 1757 से प्लासी के युद्ध से इनकी नींव स्थापित हो जाती है बंगाल में, और वहां से लेकर के 1857 तक इन्होंने हिंदुस्तानियों का इतना जम करके शोषण किया। सैनिकों का, किसानों का, उद्योग धंधे बंद हो गए, भूखमरी की नौबत आ गई। जागीरदार, ठाकुर, सामंत, हर वर्ग इनसे नाराज, सैनिक नाराज। तब 1857 का जो क्रांति है, 1857 का विद्रोह होता है, वो आपने देखा। 1857 के बाद में जो पहले शासन यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, वो पूरी तरह से सत्ता हस्तांतरित होकर के और किसके पास चली गई? ब्रिटिश ताज के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन। अब भारत शासन अधिनियम के नाम से क्या बनने लगे? लॉ बनने लगे, कानून बनने लगे। 1858 के बाद में अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने कई चीजों का ध्यान दिया। कुछ अपनी ओर से सुधार करने की कोशिश की कि यहाँ के लोग विरोध ना करें।
1885 में अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। वो आएगा इसमें अभी। उसका ये निर्माण का उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, कि कभी भी 1857 जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जैसे घर में प्रेशर कुकर होता है, उसमें से थोड़ी थोड़ी सीटी निकलती रहे तो वो कुकर कभी फटता नहीं। लेकिन अगर उसमें से जो हवा है, अंदर गैस है, अगर वो बाहर ना निकले और सीटी अगर ना काम करे तो फिर कुकर फट जाता है। यही हुआ था 1857 में। तो हिंदुस्तानियों के मन में, क्योंकि जो एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अब अंग्रेज जानते थे कि हम कोई भले इंसान तो है नहीं, हम तो इस हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए हैं, चाहे हम इनको कितना ही मूर्ख बनाएं। तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी ताकि यहाँ के हिंदुस्तानियों को, सभी को, मध्यम वर्ग को, शिक्षित वर्ग को अपनी भड़ास निकालने का एक मंच मिल जाए और उनकी बात थोड़ी थोड़ी निकलती रहे और हम उस पे ठंडे पानी के छींटे देते रहें। उद्देश्य अंग्रेजों का यही था, कांग्रेस की स्थापना का। लेकिन ये उद्देश्य उनका कारगर हुआ नहीं। कांग्रेस में एक से बढ़कर एक लीडर हुए जिनका स्वतंत्रता में बहुत योगदान रहा है। एक से बढ़कर एक नेता हुए हैं जो एक के बाद एक जुड़े। यहाँ कभी इसमें नरम दल आएगा, कभी इसमें गरम दल आएगा, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग आएंगे, महात्मा गांधी जैसे लोग आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि इनसे जुड़े हुए थे। और दूसरा रीजन, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए एक बाबू वर्ग तैयार किया। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मध्यम शिक्षित वर्ग, ताकि हमारा काम निकल जाए, क्योंकि अंग्रेजों की संख्या कम थी। लेकिन जब शिक्षित वर्ग एक तैयार हो गया तो उन्होंने दुनिया को भी जाना कि कैसे कैसे दुनिया में क्या क्या चल रहा है, और उनके ये समझ में आने लगी कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। तो कभी उनके साथ मिलकर विरोध करते, कभी बाहर रह के उनका विरोध करते। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे ये राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है और इसी के परिणाम स्वरूप 1947 में हमें आजादी प्राप्त होती है। तो आज यही सब घटनाएं आमने सामने हमारे आएगी। यह जरूर था कि कभी लोग अंग्रेजों का विरोध करते तो कभी उनके साथ मिलकर काम करते। अधिकांश लोगों का तो जिंदगी में कभी भी अंग्रेजों या उसकी सरकार से कोई सीधा वास्ता तक नहीं पड़ा। परंतु यह भी सच है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंग्रेजी शासन से प्रभावित हो रहा था और वह चाहता था कि यह देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो। किस दिन या किस वर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ है, इस तरह के सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब कोई व्यक्ति ये पूछे, बालक पूछे कि किस दिन राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाएगी, तो ये कह रहे कि ऐसा कोई दिन या कोई वर्ष नहीं है, कोई जवाब नहीं है। क्योंकि इस तरह के आंदोलन कई इस प्रकार की सरकार विरोधी गतिविधियों की समग्रता का, यानी सम्मिलित रूप से जो प्रयास हैं, उनका नतीजा होते हैं। कई इतिहासकारों ने यह माना कि आधुनिक तरीके से दल बनाकर जो राजनीतिक आंदोलन 19वीं सदी में चला, वही स्वतंत्रता आंदोलन है। परंतु सही अर्थों में 1857 ईस्वी की लड़ाई से ही स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। इसलिए कई इतिहासकारों ने 1857 को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है। वहीं पर उसके बाद के जो राजनीतिक आंदोलन आया, उसे स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय आंदोलन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध का क्या मतलब है, यानी 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, मतलब 19वीं सदी जब अब ये चल रही है, इसको 19वीं सदी कहते हैं। जब 18 की रेंज में है उसे कहते हैं 19वीं सदी। तो उत्तरार्ध यानी जब वो पूरा होने के आसपास है। 19वीं सदी में हिंदुस्तानियों ने बहुत सारे संघ बना रखे थे। कोई संघ बंगाल के जमींदारों का था, तो कोई अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का, कोई दक्षिण के या पश्चिम के व्यापारियों का। ये सभी संघ सरकार को चिट्ठी पत्र लिखकर शिकायत करते और मांग होती थी कि कर कम कर दिया जाए, सरकारी नौकरी में हिंदुस्तानियों को भी बड़े पदों पर चुने जाने का मौका मिले, स्कूल खोले जाएं, कानून व्यवस्था में हिंदुस्तानियों को बराबर का दर्जा दिया जाए, विधान परिषदों में हिंदुस्तानियों के लिए ज्यादा सीटें हों और उसके मतानुसार ही कार्यकारिणी काम करें।
अब यहां से पॉइंट महत्वपूर्ण है जो कि आपको लिखना है। दिसंबर 1885 के आखिरी हफ्ते में एक अंग्रेज ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के पहल करने पर इस तरह के संघों का एक सम्मेलन बुलाया गया। ये जो कई संघ थे अलग अलग जो कि अपने हितों के लिए बने हुए थे, कोई व्यापारियों का था, कोई जो शिक्षित वर्ग था कोई उनका था, सबकी अपनी डिमांड थी, सबकी अपनी मांग थी। 1885 ईस्वी की पहली कांग्रेस बैठक मुंबई के गोवालिया तालाब इलाके के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। ये लाइन आपने सैकड़ों बार हजारों बार पढ़ी होगी, एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। कहाँ हुई पहली बैठक कांग्रेस की? 1885 बंबई के गोवालिया तालाब इलाके के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। अंग्रेज विरोधी असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए ए ओ ह्यूम ने नई संस्था का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। इस तरह 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। इससे पहले अध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष थे इसके बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया तथा इसके जनरल सेक्रेटरी अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम बने। ये जो पैराग्राफ है ये वो पैराग्राफ है जिसमें से क्वेश्चन बैक टू बैक क्वेश्चन बनते हैं और सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो पहली बैठक कहाँ हुई, किसके किसके प्रयासों से स्थापना हुई कांग्रेस की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी को, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जनरल सेक्रेटरी कौन बने? अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम। इसके बाद है अंग्रेजों का उपेक्षापूर्ण रवैया। यहां देखिएगा अंग्रेज प्रभावित क्षेत्र भारत 1890 के दशक का चित्र। 1890 में अकाल पड़ा मध्य भारत में, तो उसका मैप दिखाया गया कि कौन कौन सा अकाल प्रभावित क्षेत्र था। ये जो आप देख रहे हैं ये अकाल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ और भी कई नाम देख लीजिए, इधर ये अरब सागर है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है, और ये है मद्रास प्रेसिडेंसी, ये मैसूर, ये हैदराबाद, ये बरार, ये मध्य भारत, ये राजपुताना, ये अजमेर मेरवाड़ा है, ये सिंध जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, उत्तर पूर्वी प्रदेश, अवध, बंगाल प्रेसिडेंसी, मध्य प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, निचला प्रदेश, भूटान, तिब्बत, नेपाल। तो ये नाम है। आने वाले वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों को लेकर एक बात साफ हो गई कि अंग्रेज सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं देती थी। ध्यान देना तो दूर, लोगों को यह लगा कि सरकार वास्तव में उन्हें तंग करने के कई नए तरीके ढूंढ रही थी। यह शक तब और मजबूत हुआ जब 1890 के दशक में मध्य भारत में अकाल फैला। अकाल के बावजूद सरकार ने बड़ी सख्ती से किसानों से लगान वसूल किया। एक तरफ किसानों की दुर्दशा हो रही थी, दूसरी तरफ सरकार गेहूं निर्यात कर रही थी। यह विचार कि सरकार हिंदुस्तानियों की कोई चिंता नहीं करती थी और भी अधिक प्रबल तब हुआ जब मध्य और पश्चिमी भारत में प्लेग का प्रकोप फैला। सरकार की अकर्मण्यता से, यानी जो सरकार को प्रयास करना चाहिए था, कर्म करना चाहिए था, सरकार ने बिल्कुल भी नहीं किया, से असंतोष बढ़ने लगा। रही सही कसर हैजा ने पूरी कर दी। ब्रिटिशों ने जितना अत्याचार किया है वो आपकी कल्पना से बाहर है, आपकी रूह कांप जाएगी। उस लिमिट से भी बाहर अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता पर अत्याचार किया गया है। यह अकाल की बात हो रही है तो अकाल, जिन लोगों ने अकाल देखे हैं वही उसकी पीड़ा समझते हैं कि अकाल क्या होता है। खाने को अन्न नहीं हो रहा, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, उसके बावजूद भी किसानों से लगान वसूल करना, जबकि अकाल के कारण अनाज खेतों में बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
बीमारियां एक से बढ़कर एक, जैसे प्लेग, तो भी अंग्रेजों के द्वारा बिल्कुल ही जैसे कोई ध्यान नहीं देना। हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरह लापरवाह है। 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। कई हिंदुस्तानियों ने सरकार द्वारा की जा रही जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाई। महाराष्ट्र में, अब यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबारों में इसके खिलाफ लेख लिखे, जिनमें कौन से अखबार थे इनके, मराठा और केसरी। मित्रों, फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है, उसमें बाल गंगाधर तिलक पर पूरा वीडियो बना रखा है। उसमें सारे फैक्ट शामिल किए हैं, मराठा, केसरी, इनकी भाषा कौन सी थी, एक एक पॉइंट बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बता रखा है। तो उनको भी आज साथ साथ में आप देखते रहिएगा। तो सरकार जो भी अपनी जोर जबरदस्ती कर रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अपने अखबार में इन्होंने सरकार के खिलाफ लेख लिखे। अखबार कौन से थे इनके, मराठा और केसरी। ये अखबार उनके अन्याय के विरुद्ध लोहा लेने का प्रमाण रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन का तिलक ने एक मार्ग दिखाया, जिसे उन्हें उग्रवाद का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। उनका स्पष्ट मत था कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बाल गंगाधर तिलक हैं, ये कहा करते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। तो ये साफ कहते थे कि ये जो अंग्रेजों से हम रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, किसके लिए करते, ये जो नरम दल के नेता थे, जो शांति से बात करना चाहते थे अंग्रेजों के साथ, और कहीं ना कहीं नरम दल के नेताओं को ये लगता भी था कि अंग्रेज बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो कि हमारा भला करने के लिए आए हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग भी थी नरम दल वालों की। जैसे इसमें नेता कौन कौन थे, कई फेमस नेता हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, और इसके अलावा और भी कई नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और यहाँ जो गरम दल के नेता थे, ये इस रिक्वेस्ट पे शांति, जो लेटर वगैरह लिखना, पत्र इनको लिखना कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए, ये इस तरह की बातों के बिल्कुल खिलाफ थे। ये कहते थे कि हमारा देश, हमारा स्वराज, और हम अंग्रेजों से अनुनय विनय कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, जबकि देश हमारा। तो ये जो हैं थोड़े गर्म खून के थे। लाल बाल पाल इसमें आते थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आता है, उन्होंने जनता में स्वराज्य का मंत्र फूका, किंतु इससे वे ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई। इस हत्या पर अपने समाचार पत्र में की गई टिप्पणी को लेकर सरकार ने तिलक के विरुद्ध हिंसा व राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 18 मास की कठोर कारावास की सजा दे दी। उनकी गिरफ्तारी पर जनता की रोषपूर्ण प्रतिक्रिया ने उन्हें लोकमान्य बना दिया। जेल से छूटने पर उन्होंने जनशक्ति को स्वराज्य के लिए तैयार करने का कार्य किया और होम रूल आंदोलन का संचालन किया। तिलक के प्रयासों से 1916 का लखनऊ समझौता संपन्न हो सका और 1920 के अंदर बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया। साथ ही साथ 20वीं सदी के शुरू में सरकार ने नगर निकायों और विश्वविद्यालयों पर से हिंदुस्तानियों का नियंत्रण कम करने के लिए कानून भी बना डाले। कांग्रेस ने सरकार के इन कार्यकलापों के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित किए, परंतु इनका सरकार पर कोई भी असर नहीं हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन। अति तो तब हुई जब प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के नाम पर बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में जो बंग भंग, तो इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चला। बंगाल का विभाजन कर दिया अंग्रेजों ने। हिंदू मुसलमानों में कैसे इनमें भिड़ाया जाए, हिंदू क्षेत्र अलग कर दिए, मुस्लिम क्षेत्र अलग कर दिया। बंग विभाजन को लेकर के सारे देश में रोष की लहर दौड़ गई। यहीं से देश में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ माना जाता है। देश भर में सरकार की हरकतों के खिलाफ लोगों ने गुस्से भरे ज्ञापन सरकार को भेजे। 1907 में कांग्रेस के सूरत सम्मेलन में लोगों के बीच इस विषय पर गर्मा गर्म बहस हो गई। अब कांग्रेस के दो धड़े हो गए।
एक पक्ष का कहना था कि लिखा पढ़ी के अलावा भी कुछ करना चाहिए, जैसे कि हड़ताल और अंग्रेजों का आर्थिक बहिष्कार। ये लोग कहलाए गरम दल। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था। गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, पंजाब से लाला लाजपत राय, बंगाल से विपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। जब हड़तालों से कुछ नतीजा नहीं निकला तो बंगाल के कुछ नौजवानों ने तय किया कि जनमानस में अंग्रेजों के भय को कम करने के लिए उन पर कठोर प्रहार करना होगा। इन्होंने छोटे छोटे गुट बनाकर हथियारों का इस्तेमाल सीखा। कुछ ने अंग्रेज अफसरों पर घातक हमले किए। सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश की गई। अतः बाध्य होकर दिसंबर 1911 में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन करके उसमें बंगाल विभाजन को निरस्त करने की सरकार द्वारा घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, वापस एक हो गया। और यहीं से एक और परिवर्तन होता है। साथ ही देश की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली कर दी गई। तो दिसंबर 1911 तक जो है वो इनकी राजधानी क्या है? अंग्रेजों की वो थी कलकत्ता। लेकिन उसके बाद जो है इनकी राजधानी क्या कर दी गई? दिल्ली। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट है। ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा, ये वेरी वेरी मोस्ट पैराग्राफ में से आएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रथम विश्व युद्ध से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। देखिए मित्रों, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के धन को और सिपाहियों को इस युद्ध में झोंक दिया। तो हिंदुस्तानी को ये लगा कि अंग्रेज जो है इसके युद्ध के बाद में, जैसे कि अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको बाद में छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे। अब हिंदुस्तान की सभी रियासतों ने भी अंग्रेजों की मदद के लिए सैनिक और युद्ध सामग्री उपलब्ध करवाई। अतः युद्ध समाप्त होने पर भारत में अधिकार प्राप्त होने की नई आशा का संचार होने लगा। किंतु अंग्रेजों ने 1919 में एक कानून लागू किया। इस कानून के अधीन सरकार का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को लंबे समय के लिए जेल भेजा जा सकता था। इस कानून को रोलेट एक्ट का नाम दिया गया। रोलेट कानून के खिलाफ लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। एक विरोध सभा अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में भी हो रही थी। 13 अप्रैल 1919। ये आपके सामने एक तस्वीर है। ये सिपाही खड़े हैं, ये सामने लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक। तेरह अप्रैल 1919 ईस्वी को होने वाली इस सभा को अमृतसर में नियुक्त अंग्रेज जनरल डायर ने सभा को विसर्जित होने का आदेश दिया कि सब बिखर जाओ। सभा विसर्जित हो इससे पहले ही सेना ने सभा पर गोलीबारी शुरू कर दी। हजारों बेकसूर मारे गए। अंग्रेज जनरल को इंग्लैंड में उसकी इस हरकत के लिए सम्मानित किया गया। बाद में जनरल डायर को क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन जाकर के मारा था। सरकार को यह लगने लगा कि जनता के असंतोष को कम करना आवश्यक है। अतः 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत प्रांतों में भी द्वैत शासन स्थापित किया। इस अधिनियम से जनता की नाराजगी कम होने के स्थान पर बढ़ गई। इन सभी अनुभवों से अब हिंदुस्तान के लोगों को एहसास होने लगा था कि उनके और अंग्रेजों के बीच कोई तारतम्य बनने की गुंजाइश नहीं है। तब जाकर मोहनदास करमचंद गांधी की सलाह पर कांग्रेस ने तय किया कि सारा देश ही सरकार से असहयोग करेगा। यदि लोग सरकार से असहयोग करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? यदि लोग अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल न करें तो अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था ही डगमगा जाएगी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ये कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला जो बाग था उसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई। अब आता है औपनिवेशिक शासन का विरोध करने वाले प्रमुख नेता। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी इसके नेता बने। गांधी जी ने एक शर्त रखी कि आंदोलन पूर्ण रूपेण शांतिपूर्ण रहेगा। अधिकांश समय तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही सरकार का विरोध करते हैं, पर कभी कभी असहयोग आंदोलन हिंसक रूप भी ले लेता था। कई शहरों में सरकार के विरोध में दंगे हुए। गांधी जी और अन्य नेता लोगों को समझाते हैं कि आंदोलन जो है वो बगैर हिंसा के होना चाहिए। आंदोलन ज्यादा से ज्यादा विस्तृत होने लगा। जब 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा इलाके में एक पुलिस चौकी पर हमला करके आंदोलनकारियों ने कई पुलिस वाले मार डाले, इनको जिंदा जला दिया था पुलिस वालों ने।
पहले दरअसल जो पुलिस वाले थे उन्होंने कुछ आंदोलनकारियों को मार दिया, गोली मार दी। तो आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर के और इन पुलिस वालों को थाने में बंद करके इन्होंने भाग करके अपने आप को बंद कर लिया थाने में, जब भीड़ ने एक साथ इन पे आक्रमण किया तो आंदोलनकारियों ने थाने में बंद जो ये थे पुलिस वाले, बाहर आग लगा दी। तो सारे सिपाही जो इसमें हैं पुलिस वाले, वो जल करके मर गए। तो इस घटना के कारण जो है गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी पर पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है मैंने, आप उसको देखिएगा, उसमें सारे फैक्ट शामिल किए हैं, एक एक पॉइंट। साइमन कमीशन 6 सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। कब? 3 फरवरी 1928। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः उसके विरुद्ध जनता में रोष व्याप्त हुआ। परिणाम स्वरूप इस कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने दमन नीति अपनाई। इसलिए जब लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, तब पुलिस पदाधिकारी सैंडर्स ने उन पर लाठियां बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय के सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने इनकी मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भगत सिंह व उसके साथियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। भगत सिंह अपने के साथियों के साथ वैसे भी सरकार द्वारा हिंदुस्तानियों पर किए जा रही जातियों का विरोध करते थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और कुछ समय बाद इन लोगों ने योजना बनाकर केंद्रीय विधानसभा के अंदर जो असेंबली थी उसमें एक बम का भी विस्फोट किया। भगत सिंह और साथियों ने कहा कि यह बम सरकार के बहरे कानों को जगाने के लिए फोड़ा गया है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई और 23 मार्च 1931 ईस्वी के दिन भारतीय स्वतंत्रता के इस महान सेनानी को उनके 2 अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ 24 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। 1930 ईस्वी में ही देश भर में आंदोलन हुआ, तब उसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। उन्होंने कहा कि अवज्ञा हो तो हो, पर सविनय अवज्ञा हो, यानी मना तो करे लेकिन सविनय के साथ हिंसा और द्वेष नहीं हो। अतः इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया गया। सरकार ने असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा दमन इस आंदोलन में भाग ले रहे लोगों पर किया, पर कई लोग अहिंसक तरीके से सरकार के नियमों की अवहेलना करते रहे। बगैर सरकार की इजाजत के हिंदुस्तानी नमक भी नहीं बना सकते थे, अतः गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने नमक बनाने की ठानी। नमक बनाने के लिए विशाल संख्या में लोग गुजरात से दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों पर लाठियों से वार किया। लोग लाठी खाकर गिरते रहे, परंतु न तो उन्होंने पुलिस पर वार किया और न ही पीछे हटे, बस भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ते रहे। अब तक बाकी दुनिया के लोगों में भी जिज्ञासा जाग चुकी थी कि आखिर हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। दुनिया के कई फिल्मकार व पत्रकार भारत आए। उन सब ने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान में किस तरह से सरकार लोगों पर ज्यादती कर रही है। अब दुनिया भर के लोगों को आभास हुआ कि वास्तव में हिंदुस्तानियों की लड़ाई तो इस बात की है कि अंग्रेज भारत छोड़ दें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में देश ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। सरकार ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वे लोग तो अब तक विरोध में शामिल नहीं होते थे, वे भी मैदान में आ गए। यह सब अगस्त 1942 में हुआ। इसे अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। यह राष्ट्रीय स्वाधीनता का जन आंदोलन था। इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में देखा गया। युवाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युवा शहीद हेमू कालाणी, अब इनके बारे में जानकारी है, का जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सखर में हुआ था। महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित होकर हेमू ने प्रभात फेरियों में जाना शुरू कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। 1942 ईस्वी में हेमू को गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहड़ी शहर सिंध से होकर गुजरेगी। हेमू ने रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। फांसी से पहले हेमू को उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने फिर से पवित्र भूमि भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा जाहिर की।
तो ये जो शहीद हेमू कालानी है, इनके बारे में जानकारी है। इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ यह युवा स्वतंत्रता सेनानी 21 जनवरी 1943 को सकर में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में 28 मई 1883 को विनायक दामोदर दास सावरकर का जन्म हुआ। पिता दामोदर पंत सावरकर एक राष्ट्रभक्त थे। अब ये जो वीर सावरकर हैं, इनके बारे में जानकारी है। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में। इनके पिता हैं एक राष्ट्रभक्त थे और माता राधाबाई धर्मनिष्ठ महिला थी। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए विनायक पुणे गए और तिलक के संपर्क में आए। विनायक इन्हें अपना गुरु मानते थे। किसे बाल गंगाधर तिलक को। कानून की पढ़ाई के लिए विनायक जी बंबई गए। उस समय इंग्लैंड में रह रहे प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विनायक के लिए लंदन में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और वे पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हो गए। अभी आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। लंदन में विनायक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यही उन्होंने 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक क्रांतिकारी पुस्तक लिखी, जो बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन ब्रिटिश जेल में रखने के बाद मारिया नामक जलयान से उन्हें बंबई भेज दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जलयान से भेजा। रास्ते में विनायक सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर जहाज से निकल गए और तैर कर फ्रांस की सीमा तक पहुंच गए, लेकिन पकड़े गए और फ्रांस की सरकार ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। भारत में सावरकर पर मुकदमा चलाया गया। देशभक्ति प्रेरित योजनाओं, गतिविधियों और उनकी दुर्दम्यता से भयभीत अंग्रेज सरकार ने विनायक सावरकर को एक नहीं बल्कि 2 आजन्म कारावास की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया। 2 आजन्म कारावास की इन्हें सजा सुनाई। 11 वर्ष तक अंडमान की सेलुलर जेल में काले पानी की कठोर यातनापूर्ण सजा काटी। लौटने पर विनायक को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया गया, जहां से 1937 ईस्वी में उन्हें मुक्ति मिली। विनायक ने भारत विभाजन का विरोध किया था, प्रबल विरोध किया। 26 फरवरी 1966 को इस स्वातंत्र्य वीर ने अंतिम सांस ली। 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन पर भी वीडियो बना रखा है, भारतीय इतिहास में आपको मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। बड़े होकर आईसीएस की परीक्षा पास की, पर नौकरी नहीं की। बाद में भारत की आजादी के लिए सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिया और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कितनी बार? 2 बार। 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और आजादी के लिए प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ी। 1944 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के अभियान और 1946 में 9 सैनिकों के विद्रोह से अंग्रेजी सरकार को पता चल गया कि अब हिंदुस्तान के सैनिक भी इस सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो मित्रों, 1944 में जो इनका अभियान होता है आजाद हिंद फौज का, और 46 में 9 सैनिकों का विद्रोह है। देखिए, जो अंग्रेज भारत छोड़ करके जाते हैं उसमें बहुत से फैक्ट थे, बहुत से कई कारण थे। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये जो 9 सैनिकों का विद्रोह था। सैनिक ये भारतीय थे जो कि अंग्रेजों की सेना में थे। जब इनका ही विद्रोह हो गया तब इससे अंग्रेजों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा कि अब हिंदुस्तान हमारे बस में नहीं है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, जो आज भी विवादित है। 2 वर्ष बाद 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों ने देश का विभाजन कर 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्र कर दिया। तो दोस्तों, 8वीं क्लास की बुक के हिसाब से जो है वो जानकारी इतनी थी इसमें। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये ध्यान में रखिए 8वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की। तो 8वीं क्लास के बच्चों के हिसाब से इस बुक में इतनी जानकारी है। आगे 9वीं 10वीं और फिर आगे की 11वीं 12वीं की क्लासों में आपको खूब डिटेल में मिलेगी भरमार।
अब है राष्ट्रीय आंदोलन और राजस्थान। तो राजस्थान की क्या भूमिका है? राजस्थान में किसान वर्ग ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचारों से तंग आ चुका था। इसका पहला आभास तब हुआ जब बिजोलिया में जागीरदारों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ। ये आप किसान आंदोलन पढ़ते हैं, उसमें है बिजोलिया में किसानों को 84 किस्म के कर देने पड़ते थे। 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसानों ने इस तरह की अत्याचारी कर व्यवस्था का विरोध किया। 1916 में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने बेगार करने से मना कर दिया और कर भी नहीं दिए। आने वाले समय में अन्य रियासतों और ठिकानों के किसानों ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन से सीख लेकर बेगार और कर बंद कर दिए। पहले तो हर रियासत का किसान आंदोलन अलग अलग चलता रहा, फिर वे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे और लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडल का गठन होता है। प्रजामंडल किसानों की समस्या के अलावा रियासतों में मौजूद बदहाली के खिलाफ भी आवाज उठा रही थी। हर रियासत में मांग उठी कि रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। तो दोस्तों, ये चीजें पहले हमने सब समझा रखा है आपको, और चूंकि खूब डिटेल में समझा रखा है। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, हरिपुरा गुजरात में है। इस हरिपुरा अधिवेशन से रियासतों के अंदर भी प्रजामंडल आंदोलन चलाने की अनुमति दी गई। प्रजामंडल आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था कि जो रियासतों के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, उसमें जनता की भी भागीदारी हो। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी वहां पहुंचे, जो शासन है उसमें, जैसे मंत्रिमंडल वगैरह हैं, शासन बार है, उसमें हो, ताकि हमारी मांग वहां तक पहुंच सके। तो इसी दिशा में प्रयास किए गए और कई जगह प्रजामंडल के ही नेताओं को स्थानीय मंत्रिमंडल में शामिल कर भी लिया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब देश में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो प्रजामंडल ने मांग रखी कि रियासतें भी अंग्रेजों से नाता तोड़ें। इस पर कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। नेताओं के बंदीकरण से लगभग हर रियासत में लोग भड़क उठे और लोगों ने आंदोलन किया। देखिए मित्रों, 1942 के बाद यहां तक कि 1947 की स्थिति भी ये थी कि जो देसी रियासतें हैं, वो नहीं चाहती थी कि अंग्रेज यहां से जाएं। बहुत कम रियासतें होगी जो ये चाहती थी कि अंग्रेज यहां से जाएं और हम भारत में मिलें। भारत में मतलब कौन सा भारत? यहां बार बार जो आ रहा है वो आ रहा है ब्रिटिश भारत। देसी रियासतों को उन्होंने अलग कर रखा था इससे, और अंग्रेज ये कह के गए थे कि अगर देसी रियासतें चाहे तो हिंदुस्तान में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, और चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रखें। तो उससे पहले और 1942 के बाद चूंकि रियासतों को यह लगता था कि अंग्रेज अगर यहां से चले गए तो हमारा राजपाट भी जा सकता है, तो यहां के राजा नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से छोड़ करके जाएं। डूंगरपुर में आदिवासियों की समस्या भी प्रजामंडल ने उठाई। प्रतापगढ़ में अमृतलाल के नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन किया गया। अब बात करते हैं राजस्थान के क्रांतिकारी नेताओं के बारे में। सबसे पहले आते हैं अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म 1880 में हुआ था जयपुर में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। जब सेठी को जयपुर के प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया तो उन्होंने कहा, श्रीमान, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। ये लाइन इनकी कई बार पूछी भी जाती है। ये देश सेवा का व्रत ले चुके थे। सेठी जी ने केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि के सहयोग से राजस्थान में एक क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किया। अल्प समय में ही जयपुर में स्थापित वर्धमान विद्यालय, जो कि इनके द्वारा स्थापित था, देश भर के क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बन गया। निमेज हत्याकांड तथा दिल्ली षड्यंत्र में हाथ होने के संदेह में आप पकड़े गए और बंदी गृह में इनको डाल दिया गया। सेठी जी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण न मिलने के उपरांत भी जयपुर में उन्हें नजरबंद रखा गया और 5 वर्ष पश्चात वेलूर जेल भेज दिया गया। यह पूछा गया है कि इन्हें किस जेल में बंद किया था? वेलूर जेल में। वहां जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण कई दिनों तक अनशन किया। 1920 में रिहा होने पर सेठी जी कांग्रेस में शामिल हो गए, पर नीति संबंधी मतभेदों के चलते कांग्रेस से भी अलग हो गए और जीवन यापन के लिए उन्होंने अजमेर की दरगाह में मुसलमान बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया और 22 सितंबर 1941 को अजमेर में सेठी जी का देहांत हो गया। तो अर्जुन लाल सेठी जी हैं, विजय सिंह पथिकर, ये कई नेता हैं
इन पर मैंने वीडियो बना रखा है, राजस्थान के इतिहास में आपको मिल जाएगा। जो राजस्थान के इतिहास नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें इन पर खूब डिटेल में बना रखा है, तो वहां से आप इनको और डिटेल में देख लीजिएगा। यह 8वीं क्लास की पुस्तक है, इसमें इतना ही है, इतना ही पढ़ेंगे इसमें। राव गोपाल सिंह खरबा, अजमेर मेरवाड़ा के कौन सा ठिकाना है? खरबा ठिकाना, खरबा के राव गोपाल सिंह खरबा राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। वे आरंभ से ही आर्य समाज से प्रभावित थे। ये इनकी फोटो है गोपाल सिंह खरबा जी की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने उत्तरी भारत में सशस्त्र क्रांति की एक योजना तैयार की थी। राव गोपाल सिंह इस योजना से जुड़ गए, लेकिन क्रांतिकारियों के एक सहयोगी ने योजना की सूचना पुलिस को दे दी, तो योजना क्या हो गई? विफल हो गई। जून 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने राव गोपाल सिंह को आदेश दिया कि वह 24 घंटे में खरबा छोड़कर टाटगढ़ चले जाएं। ये भी अजमेर के पास में। टाटगढ़ में राव जो है पुलिस निगरानी में रहे। 10 जुलाई 1915 ईस्वी को वह टाटगढ़ से भाग गए और इस्लामाबाद में पकड़े गए और उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। यहां से वे 1920 ईस्वी में रिहा हो गए और बाद में रचनात्मक कार्यों में लग गए। 1956 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं केसरी सिंह बारठ के बारे में। ये इनकी तस्वीर है। केसरी सिंह का जन्म 1872 ईस्वी में शाहपुरा में के समीप गांव देवपुरा में हुआ था। इन पर भी वीडियो बना रखा है मैंने, केसरी सिंह बारठ जी पर। देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, और इनका कब हुआ है? 1872 में। यानी महात्मा गांधी केसरी सिंह बारठ जी से 3 साल बड़े थे उम्र में, और केसरी सिंह बारठ है ये महात्मा गांधी से 3 साल क्या थे? छोटे थे उम्र में, तो आप इनको हम उम्र मान सकते हो। बाद में वे उदयपुर के महाराणा के पास चले गए। इस दौरान श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। 1903 ईस्वी में होने वाले दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सम्मिलित होने के समाचार मिले, तो क्रांतिकारियों को महाराणा का यह कदम अनुचित लगा और इन्होंने दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जब महाराणा जाने लगे, तो इन्हें केसरी सिंह जी ने महाराणा को 13 सोरठे दोहे थे, किस नाम से भेजे? चेतावनी रा चुंगटिया। और इनको पढ़ करके जो महाराणा है वो दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। सरकारी गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार उन पर राजद्रोह, बगावत, ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों को शासन के विरुद्ध भड़काने व षड्यंत्र में शामिल होने के साथ साथ प्यारे लाल नामक साधु की हत्या का भी आरोप भी लगाया गया। उन्हें 20 वर्षों की सजा देकर हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ये जेलें आपको याद रखनी है। अर्जुनलाल सेठी जी की कौन सी जेल आई थी? वेलूर जेल, जहां से 1920 ईस्वी में ये रिहा किया गया। केसरी सिंह जी का शेष जीवन कहां बीता? कोटा में। 1941 में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये इनके कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके अलावा कई और भी फैक्ट हैं, लेकिन वो सब आपको उन वीडियो में बता रखे हैं डिटेल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे जैसे जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किताबें आती जाएगी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आते हैं प्रताप सिंह बारठ। ये कौन है? ये केसरी सिंह बारठ जी के पुत्र हैं। जोरावर सिंह बारठ कौन है? ये केसरी सिंह बारठ जी के क्या हैं? छोटे भाई। केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ का जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ। प्रताप सिंह बारठ ने उस परिवार में जन्म लिया जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। केसरी सिंह ने प्रताप को अर्जुनलाल सेठी के वर्धमान स्कूल में पढ़ने भेजा। शीघ्र ही प्रताप सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए, जो प्रताप सिंह भी हैं। हैदराबाद यानी सिंध से बीकानेर लौटते समय जोधपुर के पास आशा नाडा स्टेशन, ये आप ध्यान में रखिएगा नाम, यहां पर स्टेशन मास्टर ने धोखा देकर प्रताप सिंह को पकड़वा दिया। ये गद्दारों की कोई कमी नहीं है इस हिंदुस्तान में भी। यहाँ एक से बढ़कर एक प्रताप सिंह बारठ जैसे वीर हुए हैं, तो हर दूसरे घर में एक से बढ़कर एक गद्दार भी हैं। और ये स्टेशन मास्टर भी जो है, इसमें डिटेल में नहीं लिख रखा है, लेकिन आपको बता दूं कि स्टेशन मास्टर प्रताप सिंह बारठ से बहुत अच्छे से परिचित था, इनका जानकार था। इसीलिए प्रताप सिंह बारठ ने इस आदमी पे विश्वास किया था। लेकिन इस घटिया आदमी ने धोखा देकर के इस बालक को, इस बच्चे को पकड़वा दिया
अंग्रेजों को। प्रताप सिंह को बरेली जेल में रखा गया। ये जेलें आपको सबकी याद रखनी है। बरेली जेल में रखा गया इन्हें। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड प्रताप पर रासबिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी देने के लिए दबाव डालता रहा, पर प्रताप टस से मस नहीं हुआ। इस पर क्लीवलैंड ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है, वह आंसू बहाती रहती है। तो प्रताप सिंह ने कहा कि तुम कहते हो मेरी माँ मेरे लिए रात दिन रोती है, बहुत दुखी है, किंतु मैं अन्य सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। क्यों कहा इन्होंने ये ऐसा? कि अगर मैं मेरे साथियों के नाम बता दूं तो उनको तुम क्या करोगे? गिरफ्तार करोगे, और उनकी सबकी भी माएं जो है वो फिर रोएगी, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उन्हें घोर यातनाएं दी गई, जिसके कारण 27 मई 1918 को जेल में उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है जोरावर सिंह बारठ। ये केसरी सिंह बारठ जी के छोटे भाई थे। जोरावर सिंह बारठ का देखिए स्पेशली जो नाम आता है वो 1912 से जुड़ा हुआ है। क्यों? इस समय दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉटिंग के जुलूस पर वायसराय पर बम जो है वो बम फेंका गया। तो इनके द्वारा, जोरावर सिंह जो बारठ जी इनके द्वारा, वायसराय बच गया लेकिन महावत मारा गया। जोरावर सिंह उसके बाद भूमिगत हो गए और कभी मिले ही नहीं, कभी नहीं मिले फिर। और बाद में उनका अधिकांश समय मालवा और बागड़ क्षेत्र में साधु वेश में अमरदास वैरागी के रूप में व्यतीत किया। ये नाम भी आप ध्यान में रखिए। अमरदास वैरागी के रूप में इन्होंने व्यतीत किया, ये नाम हो गया बाद में। जोरावर सिंह पर आरा मर्डर केस के मुकदमे में वारंट जारी था, परंतु जोरावर सिंह आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए। ये कुछ क्रांतिकारियों की तस्वीर है। सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल। ये तस्वीर है चंद्रशेखर आजाद की, और ये है चापेकर बंधु, भाई थे ये। अब ये कुछ शब्दों के अर्थ है। वैधानिक है कानून सम्मत। वैधानिक का मतलब होता है कानून सम्मत। विसर्जित का मतलब होता है बिखरना। सविनय अवज्ञा क्या है? विनम्रता पूर्वक बात मानने से इनकार करना। तो आप कई क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अब आप बताइए। 1885, 1919, 1942 और 1905। तो क्या होगा इसका? तो मित्रों सही उत्तर होगा पहला, 28 दिसंबर 1885। दूसरा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1897, 1857, 1947 और 1950। तो किसे कहा गया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? 1857 की क्रांति को। वह हो जाएगा राइट। आगे वाले क्वेश्चन है कि चेतावनी राह चुंगटिया किसकी रचना है? ये आपको बताया था अभी, किसकी है रचना चेतावनी राह चुंगटिया? केसरी सिंह बारठ जी की। और इनके दोहे जो हैं आप पढ़े तो जरूर पढ़िएगा, इतने शानदार लिखे हैं वो 13 दोहे। जैसे जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी हैं उनको ये याद कराते हैं। जैसे एक दोहे का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं कि तुम उनके वंशज हो, राणा सांगा, बप्पा रावल, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। तुम उन लोगों के वंशज हो जब ये युद्ध में उतरते थे, तो जब इनके हाथी भी युद्ध में उतरते थे तो हाथियों के उतरने से जो मिट्टी का गर्दा उठता था, उससे पूरे मैदान में चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता था। उन हाथियों का इतना गर्दा उड़ता था। वो महाराणा एक छोटे से दरबार में कैसे नीचे चेयर पर बैठ करके और उस छोटे से दरबार में समा पाएगा? तो इतना जोश भरने का काम किया, और इसीलिए कहते हैं चेतावनी राह चुंगटिया। चूंटिया भरते हैं ना किसी के, ये चुंगटिया मतलब आप किसी के चूंटिया भरते हो, ये वही चूंटिया है कि ये बातों से इनके लगे और महाराणा को ये एहसास हो कि नहीं, आपको इनके दरबार में नहीं जाना चाहिए। फिर महाराणा दिल्ली तो गए थे लेकिन दरबार में नहीं गए, वहां से वापस लौट आए वो। राजस्थान के क्रांतिकारियों के नाम बताइए, ये आप देख लीजिए कौन कौन है। कई हैं, अर्जुनलाल सेठी जी, प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, कई हैं।
गोपाल सिंह खरबा। रोलेट एक्ट क्या है? नो अपील नो दलील, वो वाला है ये। किसी को केवल शक के आधार पर बिना कोई नियम लगे, बिना किसी चीज पे उसको सीधा जेल में डाला जा सकता था। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, जेल में पड़ा रहेगा। कब तक रहेगा, कितने दिन रहेगा, कुछ भी सुनवाई नहीं। लाल बाल पाल के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध हुए ये आपने देख लिया सभी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करो, इसका वर्णन करो, ये करो ये। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है हमने राष्ट्रीय आंदोलन का ये देखा, और चूंकि ये 8वीं क्लास के अकॉर्डिंग है, मैंने आपको ये सारे पॉइंट जो हैं ये खूब डिटेल में पढ़ाए हैं। काफ़ी वीडियो हैं यहाँ इस चैनल पे जो आपको खूब डिटेल में मिलेंगे। और वैसे भी हम जैसे जैसे 9th और 10th क्लास की पुस्तक करेंगे तो ये और चीज़ें डिटेल में आएगी। और 11वीं 12वीं की जो हिस्ट्री की पुस्तक है उसमें भी काफ़ी डिटेल में जो है ये धीरे धीरे हिस्ट्री बढ़ती जाएगी। तो 10वीं क्लास तक जो है आपका काम सफिशिएंट हो जाएगा इसमें, 10th क्लास तक। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं आज उसका जवाब दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए आप, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपको वास्तव में करना चाहिए। व्हाट्सएप लगभग सभी यूज करते हैं, और व्हाट्सएप पे ज़्यादातर अपने स्टेटस लगाते हैं। व्हाट्सएप पे कोई फोटो लगाता है, कोई वीडियो लगाता है, तो आप इन वीडियो का लिंक जो है वो अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा विद्यार्थी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये चीज़ें पहुंचे, उतना ही बेहतर है। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।